इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब भी कोई लॉ का पेपर आता है और कोई क्वेश्चन केस बेस्ड होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में एक कहानी दी होती है और आपसे पूछा जाता है कि इस कहानी के अकॉर्डिंगली, इस कहानी के हिसाब से इसमें कौन सा लॉ लग रहा है और उस लॉ को अगर लगाया जाए तो इस कहानी का कंक्लूजन क्या निकले, इस कहानी का रिजल्ट। इन टाइप के क्वेश्चंस को हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बड़े आसान होते हैं कि प्लीज हमें बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे आप रट्टे मार के आ सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। बट इसी क्वेश्चन को हम एक कहानी बना के भी पूछ सकते हो कि फला फला कहानी है, उसमें ऐसे ऐसे हालात हैं, आप बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अप्लाई करना पड़ेगा आपको अपना लॉ का नॉलेज कि ये एक्चुअली में आंसर है या नहीं है, इसका आंसर वैलिड है या इसका आंसर वॉइड है। तो हम इस क्लास के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट टू राइट, क्या लिखें, हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे, एंड हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है। क्योंकि अगर आपने लास्ट के 2 पेपर लॉ के फाउंडेशन के एनालिसिस किए होंगे, सब करते हैं, तो आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि जो जून का पेपर आया था, जून 2024 का, वहां पे आईसीए ने क्वेश्चंस कम पूछे थे लेकिन मार्क्स ज्यादा ज्यादा थे। मतलब एक क्वेश्चन 7 मार्क का, एक क्वेश्चन 6 मार्क का। लेकिन जब आईसीए ने सितंबर 2024 का भी पेपर लिया तो आईसीए ने 7 मार्क का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उसने कहा 3 मार्क का क्वेश्चन। तो जो जून में 7 मार्क्स का था वही क्वेश्चन जून में 3 मार्क का था। अब 3 मार्क में ऑब्वियस ही बात है थोड़ा कम लिखेंगे इन कंपैरिजन टू 7 मार्क वाले आंसर में। तो हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर 3 बातें डिस्कस करेंगे। व्हाट टू राइट, क्या लिखना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, एंड हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है। अपनी आज की इस वीडियो पे हम पहले सबसे फोकस करेंगे व्हाट टू राइट, लिखना क्या है। तो लिखना क्या है इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो मैं एग्जैक्ट 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, आप थोड़ा सा नजर मारेंगे और आप पढ़ने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। मैं आप चाहूंगा कि आप एक बार, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ो, सब बच्चे पढ़ो। तो 1 मिनट लगा के आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? चलो हम वापस आ गए। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको ये आइडिया लगाना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको इतनी सी बात तो समझ आ गई कि ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें गिफ्ट का जिक्र हो रहा है और इसमें एक पापा हैं जो अपनी बेटी के नाम घर करना चाहते हैं। तो अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि बुक खोलो। बुक खोल के देखो कि गिफ्ट वाली बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ लिखी हुई है। तो आप जब बुक पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये बात सेक्शन 25 में लिखी है और 25 के एक्सेप्शन सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है कि अगर आप किसी को बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। कब? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग है, वो रजिस्टर्ड अंडर द लॉ है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिया गया है और नियर रिलेशनशिप में दिया गया है। ये आपको पढ़ के समझ आएगा। अब जरा इस लॉ की नॉलेज को यहाँ अप्लाई करना है। व्हाट लिखना है, दिस इज, ये लिखना है, ये दिस इज द व्हाट, ये लिखना है, ये लिखना है। तो व्हाट लिखना है कैसे पता चलेगा? जब आपके लॉ के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। और अगर स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी अच्छी क्वेश्चन बैंक ले सकते, मैं तो अपनी क्वेश्चन बैंक दे ही दूंगा, बट अगर आपके मेरी बुक से नहीं पढ़ना, आपको आपके किसी और फैकल्टी से पढ़ना है तो हर फैकल्टी ने आपको अपने क्वेश्चन दिए होंगे, आप उनका क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के महसूस करो कि इस क्वेश्चन का आंसर एक्ट के किस सेक्शन में
कोर्ट के किस जजमेंट में लिखा हुआ है। तो आपको लॉ तो पढ़ना पड़ेगा। लॉ पढ़ के आपको समझ आएगा व्हाट टू राइट, लिखना क्या है। तो आप उस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ना। मिस्टर रामलाल बिरला हैं, इनके 2 लड़के हैं, इनकी एक शादीशुदा बेटी है और ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो गिफ्ट करना चाहते हैं अपना पूरा का पूरा घर बेटी को। अगर वो ये डिसाइड नहीं करते और बिना डिसाइड करे मर जाते हैं तो एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट ये घर तीनों बच्चों में बट जाएगा। लेकिन हम हिंदू लॉ तो पढ़ नहीं रहे, हम तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आगे बढ़ता है। तो वो अपना घर बेटी के नाम करना चाहते हैं, इसके लिए वो लॉयर को बुलाते हैं और रिटर्न कर लेते हैं। जब हम ये बातें पढ़ते हैं तो हमें बात समझ आ रही है कि अंकल जी का मोहब्बत है, प्यार है अपनी बेटी को घर देने में। अंकल जी की बेटी है, इससे ज्यादा नियर, इससे ज्यादा नजदीक रिश्ता क्या होगा। और अंकल जी ने ये बात राइटिंग भी कर दी है। तो क्या चीज मिसिंग है अभी तक? सर, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ नहीं कराया है, ये अभी मिसिंग पार्ट है। तो अंकल कहते हैं ठीक है, लॉयर के साथ कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं रजिस्ट्री करवाने जाते हैं। एंड दे मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट किसने कराया इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, इन्होंने कराया। लेकिन क्वेश्चन क्राइम की वो नहीं जा रहा, क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है। दे मेट विद एक्सीडेंट और दोनों मर गए, अंकल जी भी मर गए, लॉयर भी मर गया। बाद में बेटी को पता चलता है कि डॉक्यूमेंट, उसे रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है कि पापा ने ऐसा कागज लिखा था। तो बेटी कहती है भैया ये घर टोटली मेरा है। और दोनों भाई कह रहे हैं नहीं बहन, बाकी पापा वसीयत तो लिख के गए नहीं, गिफ्ट तो करके गए नहीं, तो अब इस संपत्ति पे तेरे अकेले का हक नहीं है, हम तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये घर पूरा तेरा हो सकता था अगर पापा तेरे को सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में घर कर जाते। और सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 कब लगता है? जब 4 बातें होती, लव एंड अफेक्शन, expressed in writing, registered under the law and in near relationship। तो क्या लिखना है? तो जब मैं आपसे बात करता हूं कि इस क्वेश्चन का जब हम आंसर करेंगे तो क्या लिखना है, तो मैं इस आंसर को लिखते समय आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सेक्शन 25 सेक्शन 1 मेंशन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग लिख रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप रजिस्टर्ड अंडर द लॉ लिख रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप मेड ऑन नेचुरल अकाउंट एंड लव एंड अफेक्शन लिख रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा आप 5वां वर्ड नियर रिलेशनशिप लिख रहे हैं। अगर आपने 5 कीवर्ड लिखे हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको लॉ में मार्क्स देने से नहीं रोक सकती। मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने लिखा है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट टू राइट। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, हाउ टू राइट। इस क्वेश्चन का अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना हो तो हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है? क्या तो समझ गए ये लिखना है, कैसे लिखना है? तो जब भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ेंगे आंसर लिखते समय। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो दिस इज द पार्ट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये चीजें हम क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में हमने पढ़ा होगा सेक्शन 25 क्या कहता है, सेक्शन 25(1) क्या कहता है। तो सबसे पहले आप वो लॉ लिखेंगे, वो कोर्ट में दी हुई जजमेंट लिखेंगे, वो सेक्शन लिखेंगे जो आपने पढ़ा है। और इसका मतलब यही चीज कॉपी पेस्ट होके यहाँ जाएगी, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। लॉ क्या है? फिर ये बात आप क्वेश्चन से चुराएंगे। चेक करो पढ़ना क्या लिखा है यहाँ पे। इन द इंस्टेंट केस द ट्रांसफर ऑफ हाउस मेड बाय द मिस्टर संजय कोठारी ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन between the parties standing in near relationship to each other is written but not registered। यानी ये 2 लाइनें हमने कहां से निकाली? तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन के आंसर में संजय कोठारी लिखा है, रामलाल बिरला। तो मिस्टर रामलाल बिरला अंकल घर देना चाह रहे थे। तो आपको यहां से उठाना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, यानी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट स्पीच में तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दो आंसर। क्वेश्चन अगर 4 लाइनों का है तो उसमें से की बातें उठा के 2 लाइनों में लिख दो। तो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है। यहाँ पे संजय कोठारी नहीं है, यहाँ पे रामलाल बिरला अंकल है। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है कि भाई ये इतना सा बात है जो मैंने क्वेश्चन से एनालिसिस की। फिर आपको एंड में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखने वाले हो कि दिस ट्रांसफर इज नॉट एनफोर्सेबल, मतलब ये जो घर देने वाली बात है ये एनफोर्सेबल नहीं है, लीगली लायबल नहीं है। एंड द डॉटर शी कैन नॉट गेट द हाउस एज गिफ्ट, उसका ये घर नहीं बनता क्योंकि उसने बिना कुछ दिए बिना कुछ मिलता नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन से तब बनता जब 4 बातें होती है, लेकिन 4 में से एक बात मिसिंग है, रजिस्ट्री वाली बात मिसिंग है। ये बात आपने कंक्लूड कर दी, एक लाइन का कंक्लूड। तो हमें जब भी कोई आंसर लिखना होगा तो हम 3 बातों पे जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, लॉ क्या कहता है,
फिर हम क्वेश्चन से कुछ बातें चुराएंगे जिसको कंपेयर करेंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड थर्ड हम कंक्लूड करेंगे कि क्वेश्चन ये कहता है, लॉ ये कहता है, तो हमारे हिसाब से आंसर ये है। क्यों? क्योंकि इसमें एज पर फैक्ट्स, एज पर लॉ ये चीज मिसिंग है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर ये बनता है। इस तरीके से हाउ टू राइट आता है, हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, व्हाट कैसे लिखना है, हाउ। हम अब क्वेश्चन के तीसरे पड़ाव पे पढ़ रहे हैं और अब हमें पढ़ना है हाउ मच टू राइट। बट हाउ मच टू राइट से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये जो आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा रामलाल बिरला अंकल जी वाला, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख रहे हो, इसमें क्या क्या दिख रहा है? इसमें ये पार्ट कॉन्सेप्ट है, ये पार्ट फैक्ट्स ऑफ द केस है और ये पार्ट कंक्लूजन है। आपको ये कॉपी देखने में अच्छी लग रही है या ये कॉपी देखने में अच्छी लग रही है? तो उनमें फर्क किस बात का है? तो इसमें अंडरलाइनिंग नहीं है, यानी जो कॉपी चेकर है उसे सब दिखना पड़ेगा। अरे इसने लव एंड अफेक्शन लिखा है, हाँ लिखा है। इसने नियर रिलेशनशिप लिखा है, लिखा है। राइटिंग लिखा है, ओहो सब कुछ लिखा है। कॉपी चेकर के पास इतना समय नहीं है, उसका दिमाग खराब नहीं करने का। कॉपी अपनी प्रेजेंटेबल बनाओ। इस बच्चे ने क्या किया, सेक्शन 25 अंडरलाइन, एक्सप्रेस इन राइटिंग अंडरलाइन, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ अंडरलाइन, मेड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन अंडरलाइन, नियर रिलेशनशिप अंडरलाइन। आंसर ट्रांसफर एनफोर्सेबल नहीं है, डॉटर कैन नॉट गेट द हाउस। तो कंक्लूजन अंडरलाइन होना चाहिए, लॉ के जो बेसिक पॉइंट है वो अंडरलाइन होंगे। तो ये प्रेजेंटेशन बेटर प्रेजेंटेशन है इन कंपैरिजन टू विदाउट अंडरलाइनिंग प्रेजेंटेशन। तो आपके एग्जाम में आप एक ही पेन ले जा सकते हो, आप ब्लैक पेन ले गए तो उसी पेन से लिखो, और जब आंसर लिख लो तो उसी पेन से कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दो। हाउ टू राइट, हाउ हाउ। अब अगला क्वेश्चन बनता है हाउ मच टू राइट। बट हाउ मच डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो मैं आपको दो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। पहला मैं आपको दिखाऊंगा जून का क्वेश्चन, सेकंड का ए। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है और आईसीए ने 7 मार्क्स का पूछा है, 7 मार्क्स का। फिर मैं आपको यही क्वेश्चन सितंबर के पेपर में दिखाऊंगा। तो सितंबर में सेकंड के ए का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 मार्क का है। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3 मार्क्स का है, 3 मार्क का है और सेम लॉ है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें। स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज एक बार पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ा आपने? चलो अब आप मेरे साथ पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, सोनी प्रिया की दोस्त है और सोनी प्रिया से खरीदना चाहती है उसका टू व्हीलर। प्रिया कहती है ठीक है बहन, बेच दूंगी मैं तुझे अपना टू व्हीलर, लेकिन मैं उस प्राइस पे बेचूंगी जो प्राइस मेरे पापा बताएंगे। सोनी ने कहा डन। इसी बेसिस पे प्रिया हैंड ओवर कर देती है कीज, हैंड ओवर द कीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, टू सोनी। हैंड ओवर द कीज मतलब को हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी, सामान दे दिया। स्कूटी तो उठा के दे नहीं सकते, तो स्कूटी की चाबी दे दी, मतलब स्कूटी दे दी। हाउएवर प्रिया के पापा कहते हैं क्यों बेची स्कूटी, नहीं बेचोगी? तो प्रिया के पापा प्राइस बताने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में प्रिया कहती है कि सॉरी बहन, अब मैं तेरे को स्कूटी बेच नहीं सकती, पापा ने मना कर दिया है, तो स्कूटी बेच नहीं सकती, मेरे को मेरी स्कूटी वापस कर। बट सोनी अब स्कूटी वापस करने से मना कर दी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या प्रिया जिसने स्कूटी की चाबी दे दी थी, क्या वो स्कूटी वापस मांग सकती है सोनी से? एंड दूसरा क्वेश्चन, क्या आपका आंसर अलग होगा अगर प्रिया ने स्कूटी की चाबी दी ही नहीं थी सोनी को? दो क्वेश्चन 7 मार्क के। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आपको स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब आप ध्यान करो, क्वेश्चन पूछ रहा है सोगा से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्सेट, गुड्स बेचने की बात चल रही है। ऐसी ऐसी सी बातें कहाँ पढ़ी है आपने सर? ऐसी ऐसी बातें हमने ना हमने एक तो पढ़ी, हमने ये बातें पढ़ी थी सर सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के अंदर, कि थर्ड पार्टी जब प्राइस बताती है तो क्या कानून होते हैं। तो एक बार रिकॉल करो, लॉ याद करो, लॉ में क्या याद करना है आपको सर? जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं सोनी वाला, ये जून 2024 में आया था,
आप पेपर निकाल के पढ़ लेना, अगर आपको भी समय नहीं मिला वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, क्वेश्चन पढ़ो। इसका इसका जब आंसर आप लिखेंगे तो ऐसे का जो सजेस्टेड आंसर है उसने बोला पहले तो ये समझो प्राइस पता कैसे लगाते हैं। प्राइस पता लगाने के दो कानून, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 9 कहता है सोगा का कि प्राइस फिक्स होगा एक्सप्रेस करके, एक्सप्रेस नहीं है तो कोई मैनर होगा, मैनर नहीं है तो जो कोर्स ऑफ डीलिंग चली आ रही है, जो पास्ट में कस्टम चले आ रहे हैं वैसे प्राइस डिसाइड होगा, और कस्टम भी नहीं है तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। फिर सेक्शन 10 कहता है कि अगर एक पार्टी कॉन्टेक्ट कर रही है दूसरी पार्टी के साथ और प्राइस थर्ड पार्टी बताने वाली है, तो थर्ड पार्टी जो प्राइस बताएगी उसी दाम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन थर्ड पार्टी अगर वैल्यूएशन नहीं निकाल पाई, डज नॉट और कैन नॉट वैल्यूएशन नहीं निकाल पाई, तो एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है, एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। प्राइस ही नहीं पता तो बेचे किस दाम पे। लेकिन अगर बायर को सामान मिल गया है और उसने सामान को एप्रोप्रिएट कर लिया है, यूज कर लिया है, रिसीव्ड हो गया, रिसीव मतलब चाबी मिल गई मतलब रिसीव हो गया, तो ही मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस। यानी अगर प्राइस का पता नहीं लगाती थर्ड पार्टी और आपको चाबी मिल चुकी है, आप यूज कर चुके हो उस सामान को, तो किसी और के खर्चे पे तो आप एंजॉय कर नहीं सकते, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना? थर्ड पार्टी ने तो बताया नहीं, तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है कि मत बता प्राइस, तो नहीं बताएगा प्राइस, या थर्ड पार्टी अनेबल खुद से प्राइस नहीं बता पा रही, या तो आपने उसे बताने नहीं दिया या फिर आपने सरकमस्टेंस ऐसे क्रिएट किए कि वो प्राइस बता ना पाए या प्राइस आपके हिसाब से मैनिपुलेट करे, तो ऐसे में जिस पार्टी के साथ गलत हो रहा है आपने रोक लिया ना, पापा मत बताना पैसा, आप दोनों ने मिलकर थर्ड पर्सन को लूट लिया, तो थर्ड पर्सन के पास डैमेजेस लेने का हक है। थर्ड पर्सन यहाँ कौन हो गया? अगर ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और प्राइस सी बताएगा, लेकिन ए और सी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि बी को प्राइस बताना ही मत, बेचूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि तू बताएगा नहीं तो बेचना नहीं पड़ेगा। तो ए या फिर सी को कोई सामान नहीं दे रहा कि तू सामान दूंगा तो वैल्यूएशन निकालेगा, सामान दिया ही नहीं, वैल्यूएशन कैसे निकालेगा? तो ऐसे केस में सी प्राइस नहीं बता पाएगा, और प्राइस नहीं बता पाएगा तो बी को सामान बेचने के लिए बाउंड नहीं हो। समझ रहे हो? ये सब मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आपको सेक्शन 9 और सेक्शन 10 आता है, तो ये सब बातें सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में लिखी। तो व्हाट टू राइट सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 टू राइट, हाउ टू राइट। तो सबसे पहले क्या करना है? कॉन्सेप्ट बताना है। कॉन्सेप्ट में हमने क्या बता दिया, सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 10 क्या कहता है। फिर हमने इन द इंस्टेंट केस से लेके यहां तक क्या उठा लिया, फैक्ट्स ऑफ द केस, और फिर 1 मार्क का कंक्लूजन कि प्रिया कैन नॉट टेक बैक द कीज फ्रॉम सोनी एंड सोनी शैल पे द रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस क्यों? अभी ऊपर क्या लिखा है, अगर आपने सामान रिसीव कर लिया और सामान रख लिया तो आपको रीजनेबल पैसा देना है, चाहे थर्ड पार्टी ने बताया हो चाहे ना बताया हो। लेकिन अगर सामान नहीं दिया तो बी पार्ट यही है, सामान नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है प्रिया, क्योंकि प्रिया के पापा ने प्राइस नहीं बताया, और हम ऊपर पढ़ चुके हैं अगर थर्ड पार्टी डज नॉट और कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। इस केस में प्रिया व्हीकल सोनी को देने के लिए बाउंड नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया अवॉइड। पैसा नहीं बताया पापा ने, कैसे भेज दो? तो ये जो क्वेश्चन था 7 मार्क का था, कितने मार्क का? 7 मार्क्स का। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से शुरू हो रहा है, लिख रहे हैं 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 और यहाँ खत्म हो रहा है। ये हो गया इसका एक ऑल्टरनेट आंसर। इसी का एक दूसरा ऑल्टरनेट आंसर क्या हो सकता है कि आप सेक्शन 9 का जिक्र ही मत करो क्योंकि क्वेश्चन सेक्शन 10 से है। तो 10 बताने के बाद क्योंकि 7 मार्क का है तो थोड़ा आयतें तो फैलाने ही पड़ेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे डिलीवरी का जिक्र कर सकते हो कि डिलीवरी 3 टाइप की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, और मैं सिंबॉलिक डिलीवरी बता रहा हूँ कि हैंडिंग ओवर द कीज मतलब स्कूटी दे दी, और स्कूटी दे दी का मतलब अब आप सिर्फ रीजनेबल पैसा रिकवर कर सकते हैं कि चाबी तो जा चुकी, सामान तो जा चुका। तो आप इस ऑप्शन को लिख के भी अपने आंसर की जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हो क्योंकि क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। अब मैं चाहता हूँ आप एक और क्वेश्चन पढ़े, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा कार्तिक वाला, और ये सितंबर के पेपर में 3 मार्क का आया था, 3 मार्क का। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को पढ़े, पढ़ो।
आई होप आपने सितंबर 2024 का सेकंड के ए का सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब आप मेरे साथ पढ़ लो एक बार जल्दी से। कार्तिक एग्री कर रहा है कि वो लैपटॉप बेचेगा वसंत को उस प्राइस पे जो प्राइस कुसुम दीदी बताएंगी। बट लैपटॉप डिलीवरी करने से पहले, अभी लैपटॉप डिलीवर नहीं किया, लैपटॉप डिलीवरी करने से पहले कार्तिक का दिमाग बदल जाता है और वो पर्टिकुलर्स और कॉन्फ़िगरेशन कुसुम दीदी को बताता ही नहीं है, जिसकी वजह से कुसुम दीदी अनेबल टू मेक वैल्यूएशन। कुसुम दीदी प्राइस ही नहीं पता लगा पाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कौन सा लैपटॉप है। तो कुसुम दीदी रिफ्यूज कर देती है, मैं पैसा पता नहीं, मैंने खत्म। वसंत को लैपटॉप चाहिए था, तो वसंत प्रॉमिस करता है किसी से कि लैपटॉप दे दे भाई, मैं कोई रीजन पैसा दे दूंगा। जबकि कार्तिक कह रहा है नहीं भाई साहब, प्राइस ही नहीं बताया दीदी ने, कैसे भेज दूं। नाउ वसंत आपसे एज अ लीगल एक्सपर्ट मदद लेना चाहता है और ये जानना चाहता है कि क्योंकि कार्तिक ने उसके साथ कांटेक्ट किया था, तो क्या वसंत कार्तिक के ऊपर केस करके सामान ले सकता है। पूछ रहे हैं आपसे, कार्तिक क्या बाउंड है सामान देने के लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सेल्स ऑफ गुड्स को ध्यान में रखते। अगर 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 कार्तिक सामान नहीं देता तो वसंत के पास क्या रेमेडी है, वसंत क्या करे अगर सामान नहीं मिला तो क्या करे। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली किस टॉपिक से पूछा गया। अच्छा, किस्मत की बात कह लो या कुछ भी कह लो, सेकंड का ए क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 कार्तिक 3 मार्क का, ये भी सेक्शन 10 से पूछा गया क्वेश्चन है सितंबर में। सेकंड का ए, ये भी सेक्शन 10 से पूछा गया है लेकिन ये 7 मार्क का है। तो कई बार बच्चों को इशू आता है सर हम आंसर लिखें कितना। बेटा आंसर उतना लिखो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे जब हम ये वाला सोनी वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने डिलीवरी के सारे जिक्र किए थे, हमने सेक्शन 9 बिना पूछे बता दिया क्योंकि 7 मार्क की वेटेज लिखनी है। लेकिन अब तो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, क्योंकि अगर इसमें हमने 7 मार्क्स जितना लिखा तो क्या होगा, कोई क्वेश्चन रह जाएगा। क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, फिर बाकी का 4 मार्क का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 7 मार्क में, दो दो तो एक क्वेश्चन में ज्यादा थोड़ी ना लिखेंगे, लिमिटेड लिखेंगे ताकि ये भी क्वेश्चन खत्म हो सके और ऊपर वाला क्वेश्चन भी खत्म हो सके। तो कई बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, वो बहक जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक घर पे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो उन्हें इतना लिखने की आदत बन गई है, तो वो 3 मार्क में भी इतना ही लिखाते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो हाउ के बाद हाउ मच भी इंपॉर्टेंट है, कितना लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर इतना सा 3 मार्क का है, कम ही लिखे। सबसे पहले सेक्शन 10, सेक्शन 10 थर्ड पार्टी बताएगी या नहीं बताएगी तो एग्रीमेंट अवॉइड हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है कि वो पैसा बता ना पाए, इस वजह से सामने वाली पार्टी जिसके साथ गलत हुआ वो डैमेजेस दे सकती। ये आपने कानून बताया सेक्शन 10, ना तो आपने डिलीवरी वर्ड बताया ना आपने सेक्शन 9 का जिक्र किया। क्यों, क्योंकि 7 मार्क का नहीं 3 मार्क का क्वेश्चन है। फिर आपने एक लाइन में फैक्ट्स ऑफ द केस उठा दिए कि भैया कार्तिक बाउंड नहीं है लैपटॉप देने के लिए वसंत को, बट क्योंकि उसने लैपटॉप डिलीवर नहीं किया तो वसंत के पास एक रेमेडी है कि वो डैमेजेस तो मांग सकता है ना, डैमेजेस तो मांग सकता है ना, उसके साथ गलत हुआ है क्योंकि आप दोनों मिलकर बेचारे उसके साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि उसने पर्टिकुलर शेयर नहीं किया इसलिए कुसुम दीदी बता नहीं पाई। तो कुसुम दीदी क्यों नहीं बता पाई, क्योंकि आपने प्रिवेंट किया है, रोका है थर्ड पार्टी को बताने से, इसलिए अब सामने वाली पार्टी आपसे डैमेजेस दे सकती। तो ये 3 मार्क का आंसर। अब अब कुछ बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद फिर एक मैसेज करेंगे, सर मैं यही लिख के आया था, सर मैं यही आंसर करके आया था, आई से बड़ा बुरा है, मार्क्स नहीं देता। तो मैं आपके सामने कॉपी भी शेयर कर रहा हूं, ये एक कॉपी है, ध्यान से देखेंगे सेकंड के ए का सेकंड, जो अभी हमने क्वेश्चन अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, कार्तिक वाला। ध्यान से पढ़ो एक बार ये लॉ, प्लीज एक बार ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ इसने आंसर लिखते समय, व्हाट लिखते समय क्या गलती की। पढ़ो एक बार इस आंसर को, पढ़ो। पढ़ा? क्या इस बच्चे ने सेक्शन नंबर 10 लिखा? चलो मैं मान सकता हूं आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है, तो आपने क्या लिख दिया, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दूसरी चीज, क्या इसने, क्या इस बच्चे ने ये कहीं लिखा इन केस ऑफ थर्ड पार्टी पैसा थर्ड पार्टी नहीं बता पाती है या उसको रोका जाता है प्राइस बताने से तो सामने वाली पार्टी डैमेजेस दे सकती है? क्या, मैं इसको जरा
हाईलाइट कर देता हूँ। क्या इस कॉपी में, जो कॉपी मैंने आपको दिखाई अभी, क्या उस कॉपी में ये वाला कानून लिखा हुआ है? क्या इस कॉपी में ये वाला कानून लिखा हुआ है, या इस कॉपी में सिर्फ लॉ का इतना हिस्सा लिखा, इतना, ये वाला हिस्सा ही नहीं है, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर इसी हिस्से से आना है, इसी हिस्से से। ये नहीं बताओगे या बताने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने उसके साथ मिला, तो सामने वाली पार्टी डैमेजेस दे सकती है। यानी इस बच्चे ने जब आंसर लिखा तो उसको एक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो जो कॉपी चेक कर रहे उसने कहा बेटा स्टेप 1 1 मार्क्स, स्टेप 1 मतलब किस चीज के मार्क्स दे रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट के। कॉन्सेप्ट 2 मार्क का था, आपने कितना कॉन्सेप्ट लिखा, आधा। ये सेक्शन 10 से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये इसने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे, कॉपी चेकर ने पढ़ा, इस पे कोई मार्क्स नहीं। फिर कॉपी चेकर कंक्लूजन पे आया। कंक्लूजन क्या पढ़ा अभी हमने, कि भाई साहब वो रेमेडी ले सकता है, डैमेजेस ले सकता है, बट बच्चे ने क्या लिखा, कार्तिक तुम बाउंड नहीं हो अपना लैपटॉप देने के लिए, क्योंकि तुमने लैपटॉप उसको दिया भी नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, ये एज्यूम करते हुए कि कार्तिक ने अभी तक अपने पास ही रख रखा है लैपटॉप, डिलीवर नहीं किया था। डिलीवर कर देता तो रीजनेबल प्राइस ले लेता। ये असम्पशन के साथ आंसर कर दिया, और यहाँ पे कितने मार्क्स मिले इस बच्चे को, 0। क्यों? कॉन्क्लूजन ही गलत है। कॉन्क्लूजन क्या होना चाहिए था, कॉन्क्लूजन होना चाहिए था कि भैया तुम सामान तो नहीं दोगे, बट वसंत के पास एक रेमेडी है, वो आपसे डैमेजेस ले सकते। इस वजह से इस बच्चे को 3 मार्क के क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, एक। एक भी क्यों, क्योंकि उसने ये 2.5 लाइनें अपनी लैंग्वेज में ठीक लिखी है, बट मैं अगर इस लैंग्वेज को भी पढ़ूंगा तो मैं इसको भी 0 ही दूंगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर आईसीआई ने गलत कॉपी चेक कर दिया, आईसीआई मार्क्स देता। अरे लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे ना। आप मुझे बताओ ये बच्चा कहाँ फेल हुआ, व्हाट में, हाउ में, या हाउ मच में? मेरे हिसाब से व्हाट में, क्योंकि इसको यही नहीं पता कि क्वेश्चन में लिखना क्या था। क्वेश्चन में लिखना था कि भैया थर्ड पार्टी प्राइस बताएगी तो ये दाम होगा, नहीं बताएगी सामान दे दिया तो रीजन पैसा देना है। थर्ड पार्टी दाम बताएगी नहीं या नहीं बता पा रही क्योंकि मैंने उसको रोका है, तो सामान तो नहीं देना पड़ेगा मुझे आपको, लेकिन आप मुझसे डैमेजेस ले सकते हैं। इसने वो थर्ड वाला जो मैंने भी लॉ बताया ये नहीं लिखा, इसको व्हाट ही नहीं पता, तो हाउ एंड हाउ मच क्या ही कर ले। तो आपको समझ आया हमने इस वीडियो में क्या डिस्कशन किया, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और कितना लिखना है। अगर आप इन तीनों चीजों में दक्ष बन जाओगे, इन तीनों चीजों में हीरो बन जाओगे, तो कोई बंदा आपके मार्क्स नहीं काट सकता लॉ में। बाकी अगर आपको मेरे ये सब सुझाव, मेरे ये बताने का तरीका पसंद आया हो, तो ये फ़ोन नंबर है 8527931436। आईजीपी के चैनल पे हमने ये वीडियो डाली दी है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे लॉ रिलेटेड कोई भी डाउट्स पूछ, क्वेश्चन बैंक चाहिए क्वेश्चन बैंक, समरी चाहिए समरी, और वीडियोस जानने के लिए आईजीपी के चैनल को फॉलो करते रहो, क्योंकि मेरी वीडियोस इसी पे आती रहेगी। चलो टाटा बाय बाय, ऐश करो।